हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। पी ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक है डाई ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन यहाँ से स्टार्ट करना था। हमने लास्ट क्लास में आपको नाइट्रोजन फैमिली की पूरा मैंने ख़त्म कर दिया, ऑक्सीजन में भी स्टार्ट हो गया था, ऑक्सीजन की जनरल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन फैमिली की बताया था। अब आज स्टार्ट करना है ऑक्सीजन। देखिए सबसे पहले इसका प्रिपरेशन, इसका जो प्रिपरेशन है ऑफ कोर्स हम वैसा साल्ट लेंगे जिसमें ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए। तो जिसमें ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है या भी कोई भी साल्ट है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसको तुम हीट कर दो, जैसे क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, इन सबों को जब हम हीट करते हैं तो क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस। यहाँ जो एक रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पोटासियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो क्या हुआ, KCl और 3O2। इस बैलेंस रिएक्शन को याद रखिएगा। यहाँ पे कैटलिस्ट हम इसलिए लाते हैं कि इसको हीट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो घट जाती है। चलिए, तो पहला हो गया कि ऑक्सीजन रिच साल्ट को हम जब हीट करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। दूसरा कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन उस ऑक्साइड ऑफ मेटल का जो लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका पोजीशन कहाँ होगा, नीचे। तो नीचे जैसे लेड प्रोफेसर BCS मैजेंटल, तो टल यानी लेड है। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो नीचे वाला जो सिल्वर गोल्ड है नीचे ही होता है मरकरी भी। तो ऑफकोर्स देखो, तो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये सब का अगर ऑक्साइड होगा तो ये सब लेस स्टेबल होता है। तो अगर ये लेस स्टेबल होगा तो क्या करेगा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। और अगर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, ऑक्साइड टूट करके मेटल बन जाएगा। और जब मेटल बनेगा तो इस क्या निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा। तो यहाँ देख लो सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ मरकरी ऑक्साइड, यहाँ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का ये दो फॉर्म है, इसको आगे चल के बताएंगे। इसको रेड लेड कहते हैं। ओके, चलिए। तो दूसरा हो गया कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन हमने किसका किया, उस ऑक्साइड का जो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो वो अपने आप डिकम्पोज कर जाएगा, हल्का सा हीट दे दोगे डिकम्पोज कर जाएगा। इसे बड़े अच्छे से समझाया गया है आपका एलिंगम डायग्राम में। तो हम मेटलर्जी में जब आएंगे तो उसको भी डील करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है H2O2 को जब हम कैटालिटिकली डिकम्पोज करते हैं, कैटालिटिकली मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोज करोगे, ऐसे भी स्टैंडिंग कंडीशन में अगर छोड़ देते हैं H2O2 को तो वो टूट जाता है किसमें, H2O और O2 में। एक बार गौर से देखोगे तो यहाँ ये -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है। तो गौर से देखो, ये एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, चार्ज का घटना, रिडक्शन, चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। तो H2O2 जो होता है ये कैटालिटिक, चूँकि हमको यहाँ ऑक्सीजन बनाना है तो इसकी रेट बहुत हाई रखनी होती है, इसीलिए हम कैटलिस्ट लगाते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहे, इसका हाई रहे। अब देखिए, जो कमर्शियली लेवल पे, जैसे आप जानते हो ऑक्सीजन सिलेंडर जो सप्लाई होता है, तो इंडस्ट्री में ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं, तो वो करते क्या है कि जो मेरा एयर है, जो हम जस्ट लाइक हमने नाइट्रोजन को जैसे बनाया था, सेम वैसे ही प्रोसेस है। बस उस मिक्सचर में एक कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। तो वो करते क्या है, हमें पता है एयर में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन है और 21% आपका ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन मेनली है कहाँ, आपके एयर में। तो एयर को सबसे पहले हम प्यूरिफाई करते हैं, यानी उसका डस्ट वगैरह हटा दिए। अब करते क्या है, उसमें जो मॉइस्चर है उसको ड्राई कर देते हैं, यानी ड्राई एयर हो गया और प्यूरिफाइड हो गया। अब इस सारे मिक्सचर को क्या करो, जो एयर का जो जितना भी कंपोनेंट है उसको लिक्विफिकेशन में ले जाओ। अब लिक्विफाइड करोगे तो लिक्विड एयर मिला। अब इसमें दो चीज़ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। थोड़ा सा ट्रेसेस में CO2 वगैरह भी रहता है, तो वो CO2 को आप आगे चल के पढ़ेंगे। उसे हम कहता है ना, चूना पानी से पास कराओ तो वो कैल्शियम ऑक्साइड से पास कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वहाँ से CO2 भी निकल जाता है। तो लिमिट वो CO2 चूँकि अमाउंट बहुत कम होता है। तो यहाँ मेनली दो चीज़ था, कौन कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमने नाइट्रोजन में बता रखा है। देखिए करते क्या है, इसका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ये हमने समझा रखा है पीछे, तो अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे। मतलब होता क्या है कि ये जो दोनों कंपोनेंट हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो चूंकि हम क्या करेंगे, जब लिक्विड बना दिए तो तकरीबन ये 50 केल्विन के आसपास रहता है। तो 50 केल्विन के आसपास है। तो अब बताओ होगा क्या कि इसको अगर हम 77 पे ला के अगर रोक देंगे तो नाइट्रोजन गैस बन के निकल गया, वहाँ पे बचा कौन, लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में होगा। फिर इसको तुम 90 पे लाओगे तो ये भी ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाएगा। तो ये तरीका है जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट पे जो सेपरेट करने का जो तरीका होता है किसी भी दो कंपोनेंट को, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हमने नाइट्रोजन में भी बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन।
इसका अभी अभी जैसे मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट कितना था 90, यानी कि गैस से लिक्विड में भी जा सकता है कहाँ पे 90 केल्विन पे, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। और इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो कितना है 55 केल्विन पे। ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप आपको भी पता होगा, O16, O17 और O18। आपको पता होगा जैसे जितने भी बायो के स्टूडेंट होंगे या फिर 9th-10th में सब लोग पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो पाथवे जो डिटेक्ट किया गया था किसके हेल्प से, O18 के हेल्प से, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हो जाता है। चलिए अब आते हैं आगे। यहाँ देखिए कहता है O2 जो है किसी से जब कंबाइन करता है तो कंबाइन करने का मतलब अगर किसी से कम्बिनेशन होगा तो ऑफकोर्स वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा या कह सकते हो कंबसन होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकलेगा, बट हमको इस एनर्जी को स्टार्ट करने में मतलब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में कुछ ना कुछ एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी क्यों ज़रूरत पड़ती है पहले इसको समझिएगा। जैसे आप मान लो आप जैसे किसी भी लकड़ी में आग लगा रहे हो तो वो अपने आप नहीं लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप लगा दोगे तो आपसे उससे हीट मिलेगा। तो हीट मिल रहा है लेकिन शुरू में हमको कुछ ना कुछ लगाना पड़ा। तो इस फिनोमेना को पहले समझो। कहता है O2 कॉम्बिनेशन विथ अदर एलिमेंट इज जनरली एक्सोथर्मिक, यानी आपको हीट मिलेगा, बट फॉर द इनिशिएशन सम हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएशन, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है 493। अब समझिए चूँकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कैसा होता है डबल बॉन्ड, ये जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए पहले आपको एनर्जी देना होगा ताकि ऑक्सीजन जाके उसे कंबाइन कर सके। तो यही कारण है कि ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है एक्सोथर्मिक, लेकिन चूँकि ये बॉन्ड तोड़ना हमको एनर्जी कितना चाहिए 493.4 किलो जूल पर मोल के हिसाब से इसको इस बॉन्ड का डिसोसिएशन के लिए चाहिए। तो इसीलिए चूँकि शुरू में ज़रूरत है तो यही एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में ये यूज़ होता है इतना एनर्जी इसको तोड़ने के लिए। और बाद में जब एक बार आपका वो कंबसन प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वो आपको हीट मिलेगा, यानी वो प्रोसेस कैसा होगा एक्सोथर्मिक। चलिए यहाँ देखिए कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किए, कैल्शियम ऑक्साइड फास्फोरस का फास्फोरस ऑक्साइड P4O10। ये रिएक्शन देखिए जो जो हमने स्टार मार्क कर रखा है, याद रखिए क्वेश्चन NCERT का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसने बॉक्स में पूछ रखा है। तो एल्युमिनियम को रिएक्ट करोगे तो Al2O3, तो ये सब रिएक्शन याद हो जाना चाहिए। जिंक सल्फाइड का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो जिंक ऑक्साइड, ये भी आपको मेटलर्जी में हम पढ़ाएंगे, दैट इज़ रोस्टिंग टर्म में आएगा, हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, वो बात की बात। अब यहाँ ये सल्फ़र का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो SO3 बनेगा। HCl का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्लोरीन अलग हो जाता है, ये सब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। एक क्वेश्चन है आपके NCERT में कि मीथेन का हम जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, और उसका फुल रिएक्शन लिखने को कहा है, बैलेंस रिएक्शन लिखने को है। देखो एक बात मैं सिखा दूँ, ऐसे मैं ये स्टिचियोमेट्री जब पढ़ाऊँगा तो भी बताऊँगा। चलो यहाँ पे सीखते हैं पहले। देखो करना क्या है, हाइड्रोकार्बन का कंबसन अगर होगा, सब लोग कॉपी में काइंडली सबसे एक रिक्वेस्ट है, इनऑर्गेनिक कभी भी आप ऐसे ही नहीं पढ़िए। कुछ लोग होते हैं ना ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं ऐसे ही देख रहे हैं, बहुत लेजीनेस रहता है। लेजीनेस मत लाइए, थोड़ा सा अपने आप में एक्टिविटी, एक एक्टिव फॉर्म लाइए। क्योंकि देखो ये सब जो है ना आप एक बार ऐसे ही देखते चले जाओगे ना तो होगा क्या कि इधर से ब्रेन में गया उधर से निकल गया, और आप मान लो PDF में निकाल लिए इसका, कल के डेट में मैंने दे भी दिया, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, आप पढ़ोगे नहीं भी पढ़ोगे। लेकिन अगर आप साथ में अगर नोट्स बनाओ तो होगा क्या कि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, आपका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी आप अपने मन के मर्जी के मालिक हो, घर में बैठे हो, तो काइंडली इतना करो कि नोट्स बनाओ, चाहे कल ही आपका एग्ज़ाम क्यों ना हो। थोड़ा सा कोशिश करोगे, एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा है, आपको बस समझते जाना है। कहीं जो अगर आपको लगे ज़्यादा आगे हो रहे हैं रोक दो वीडियोस को, आप उसका नोट्स बनाओ। काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो वो पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, आजकल तो यूट्यूबर्स पे मैं देखता हूँ इतने इंस्पायरेशनल वीडियो रहते हैं। देखिए कोई इंस्पायरेशन तभी काम करेगा जब आप अपने ब्रेन में उसके अकॉर्डिंगली फिट करोगे। तो फिट कुछ नहीं होता है, करना खुद को होता है। तो खुद के लिए क्या कीजिए, पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। काइंडली सबसे एक रिक्वेस्ट है, पेन और पेपर लेके बैठिए। चलिए देखिए हमने क्या बोला, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यहाँ जितना भी कार्बन होगा वो CO2 में जाएगा और जितना भी हाइड्रोजन होगा वो H2O में जाएगा। बस यही याद रखना है। क्या मैंने कहा
चलो बोलो, जितना भी कार्बन है वो CO2 में जाएगा और जितना हाइड्रोजन है वो सब वाटर में जाएगा। बोलो यहाँ कितना कार्बन है, 2, तो 2CO2। कितना हाइड्रोजन है, 4, 4 हाइड्रोजन से 2 H2O बनेगा। अब हमने इधर का तो सारा कंपोनेंट लिख दिया बैलेंस्ड वे में। ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 6, 6 के लिए यहाँ 3O2 हो गया ये बैलेंस। इस तरह से बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और इसमें हीट निकलता है, इसमें हमेशा हीट निकल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये बैलेंस करना सीखिए, नहीं होता है रिमाइंड कीजिए, फिर से सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि हम लोग जो रिस्पायरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, अभी अभी मैंने बताया कंबशन इसके बिना पॉसिबल नहीं है। एक सबसे बड़ा इसका जो एप्लीकेशन है हमारे डेली वेज में या फिर देखते होगे कि गैस वेल्डिंग जो नाम सुनते हो वो एक ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग रहता है। मतलब वहाँ पे प्योर ऑक्सीजन करता क्या है कि एसिटिलीन के साथ जब मिक्स करते हैं तो उस जो फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना हो जाएगा, 3773 3773 हो जाएगा केल्विन, इतना तक बढ़ा देता है, इतना में कोई भी मेटल गल जाए। इसीलिए जो वेल्डिंग ऑक्सीस्टिलीन टॉर्च जिसको कहते हो, उसमें प्योर ऑक्सीजन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो फ्लेम टेम्परेचर को बढ़ा दे। अब क्या होता है, तीसरा, रॉकेट फ्यूल में इसको यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजर। हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के देते हैं ताकि जो रॉकेट जो थ्रस्ट, जो इनिशियल थ्रस्ट जो रॉकेट को मिलता है वो इसी से मिलता है, ताकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन करा सके और उसको फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में जो मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट होता है इसी के कारण से होता है। चलिए अब फिर वही स्टार वाला चीज़ आ गया कि कुछ एक आपका मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन से डायरेक्टली। तो इसमें पूछा था कौन कौन हो सकता, तो आपके एनसीईआरटी में 4-5 मेटल का नाम दे रखा है, आप याद रखिएगा। नोबेल मेटल, नोबेल मेटल कौन सा भाई, तो जो रिएक्शन में जल्दी भाग ही नहीं लेता है। नहीं अगर याद रहता है तो कम से कम ये 3 याद रखिए, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, रोडियम होता है, इरिडियम होता है। तो ये सब जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी सेल रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो ये ऑक्सीजन से ऑफकोर्स रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए तो उसको नोबेल मेटल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लेटिनम है वहाँ पे ऑप्शन में। चलिए अब कहता है एक डाटा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि ऑक्सीजन जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर में, यही कारण होता है कि वो मैरीन और एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो डाटा है, ये डाटा आप याद रखिए कि सॉल्युबिलिटी होती कितनी है, तो ये याद रखिएगा वहाँ सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है, तो वही सब चीज़ याद नहीं होता है। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम आपका यूनिट है, तो 100 मिलीलीटर में 3 मिलीलीटर, कम से कम इतना याद रख सकते हैं। 293 केल्विन पे, देखिए 293 केल्विन है, 293 केल्विन मतलब कितना हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास पे 100 मिलीलीटर वाटर लोगे तो उसमें 3 मिलीलीटर के आसपास ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, ये प्योर वाटर होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी की एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है, अभी तक अनटच्ड है। एनसीईआरटी का कौन चीज़ कहाँ पूछ दे हमें नहीं पता, तो इस तरह के डाटा को हम आपको हर लाइन बाय लाइन कोऑपरेट करके दे रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है आपको कोई अच्छे से इस तरह से समझा दे रहे, हम लोग सोचते थे हम लोग को कोई इस तरह से बता दे। चलिए कहता है ना कि कभी अनसक्सेस हुआ आदमी भी धीरे धीरे अगर सक्सेस पाया हो तो आपको बहुत कुछ बता सकता है। तो हम लोग चलिए वही टीचर्स हैं जो बहुत सारे अनसक्सेस को देखा है, बहुत सारा सक्सेस भी पाया है, तो हर चीज़, हर फेलियरिटी और हर सक्सेस से यही चीज़ सीखा है, तो ताकि उस एक्सपीरियंस को हम आपके साथ यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी कम से कम थोड़ा सा अपना जो भी ताकत है उसको लगाइए, ऐसा नहीं कि इनर्ट हो जाइए। और अभी चूँकि लॉकडाउन का पीरियड है, काइंडली सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपना पूरा का पूरा एनर्जी लगाइए। एनसीईआरटी बुक सामने रखो, एनसीईआरटी बुक से नहीं समझ में आता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज एक बार देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पूरी की तरह पूरी याद हो जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एनसीईआरटी तो पूरा पूरा मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ, बस आप इसका नोट्स बनाते जाओ और पढ़ते जाओ, जब मन करे वीडियो एक बार देख लो। चलिए नेक्स्ट आइए। अब कहता है सिंपल ऑक्साइड। ऑक्साइड कहते किसको हैं, जैसे मान लो कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट आया, तो कहता है बाइनरी कंपाउंड, मतलब जिसमें 2 तरह का एलिमेंट होना चाहिए। तो एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है। कहता है 2 ही तरह का, टाइप्स 2 होना चाहिए, तभी इसको बाइनरी कहेंगे।
किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का, किसी भी दूसरे मेटल के साथ, वो क्या कहलाता है, ऑक्साइड। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए ऑक्साइड जो मेनली दो तरह का, एक है मिक्स्ड सिंपल ऑक्साइड, एक है मिक्स्ड ऑक्साइड। देखिए सिंपल ऑक्साइड में तो सिंपल ऑक्सीजन मेटल किसी भी एलिमेंट से कंबाइन किया, Al2O3, यहाँ O3 कर लीजिएगा, MgO, Al2O3, ये सब मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल देखिए, जैसे Fe3O4, Pb3O4 ये लिखा रहता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपका कहानी स्टार्ट होता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए Fe3O4 आपको पता है, इसका नाम सबको याद रहना चाहिए, नहीं याद रहता है तो देखो, जिसमें आयरन कम होता है इसे हेमेटाइट कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा होता है उसे मैग्नेटाइट कहते हैं। तो ये जो Fe3O4 है, इसमें आयरन ज़्यादा है तो नाम बोलो मैग्नेटाइट, मैग्नेट है, और इसमें कम है तो हीम, मतलब वो जो आयरन वाला हीमेटाइट है। ठीक है, तो एक्चुअल में Fe3O4 में दो ऑक्साइड से मिलकर बना है, Fe2O3 और FeO। ये Pb3O4 लिख लेंगे यहाँ पे, ये रेड लेड, इसी को सिंदूर के नाम से जानते हैं, जो हिंदू मैथोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। तो वही जो सिंदूर है, रेड लेड, ये है क्या, Pb3O4। ये अब यहाँ देखिए दोनों का फार्मूला सेम है, इसका और इसका फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ कंपोनेंट देखो, 2 मोल होता है PbO और 1 मोल होता है PbO2। तो इसको लिख के याद कीजिएगा, Fe3O4 में Fe2O3 और Fe3O4 में 2 मोल किसका, PbO का, और 1 मोल किसका, PbO2 का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब कहता है ये जो मेरा सिंपल ऑक्साइड था इट कैन बी 3 टाइप्स, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। देखो एक जनरल कंसेप्ट पहले याद रखो कि जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, और एम्फोटेरिक मतलब जिसमें दोनों नेचर होगा, एसिडिक और बेसिक दोनों होगा, दोनों नेचर होगा। तो फिर से सुनो, फिर से इसको याद करो, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड बेसिक। अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। कहता है ये एसिडिक ऑक्साइड में हमने क्या बोला, नॉन मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन कुछ एक मेटल है जिसपे कहता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए। तो अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे यहाँ देखो Mn2O7, तो O7 है, तो यहाँ पे Mn पे चार्ज कितना है, +7। वैसे यहाँ क्रोमियम पे कितना है, +6। एक बात बताओ, चार्ज ज़्यादा है तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन देने का नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होगा। इलेक्ट्रॉन कुछ जब कोई लेता है तो याद करो, इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड बेस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड। तो ये सब जो ऑक्साइड होगा कैसा होगा, एसिडिक। देखो ये छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करो, क्यों कुछ एक मेटल का जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ये एसिडिक ऑक्साइड क्यों बनता है। फिर से सुन लो, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड एस बेस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड। तो इसमें टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने का, सो दीज आर एसिड। और ऊपर में मैंने क्या बताया था कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली कैसा होता है, एसिडिक। जैसे SO2 है, CO2 है, SO2 को पानी में आप डाल दो, SO2 को आप पानी में डाल दो तो क्या बन जाता है, H2SO3। चलिए आगे आते हैं। अब कहता है हम लोग बेसिक ऑक्साइड की बात करें, तो बेसिक ऑक्साइड क्या है कि हमने बोला था नॉन मेटल का, तो सिंपल सा चीज़ है कि बेसिक ऑक्साइड है तो उसको आप पानी में डाल दो, तो कहता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, बेसिक ऑक्साइड है मेटल का होगा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच गिव्स बेस विथ वाटर। देखो हमने आपको एक जनरल चीज़ बताया था, मेटल का ऑक्साइड बेस और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड। तो अब मेटल का ही ऑक्साइड रहना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अगर पानी में अगर आप डाल दो क्या दे दे, बेस अगर बना दे तो उसको हम बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। जैसे सिंपल सा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड को पानी में डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब आइए एम्फोटेरिक में, कहता है सोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, जैसे Al2O3 ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, एसिड से भी और बेस से भी। चलिए अब कुछ एक नीचे में इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको लिख करके याद करने हैं। यहाँ देखिए Al2O3 के रिएक्शन, Al2O3
HCl से रिएक्ट किया तो गौर से देखिएगा यहाँ पे एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये 6 लिगेंड है, AlOH का होल 6 और चार्ज कितना है +3, चार्ज कितना है +3। दूसरा देखिए बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये भी वही आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वही कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है कि सोडियम उसके साथ जाकर यहाँ भी ये क्लोरीन जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे जो बाहर आयनाइजेशन वाला जो पार्ट होगा ये कैसा होगा आनायनिक, और यहाँ क्या होगा कैटायनिक। इतना छोड़िए, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ना है। अभी जो हमें बताना है उसे हम बताते हैं। हमने क्या बोला, Al2O3 को HCl से रिएक्ट कराया तो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, Al2O3 को बेस से रिएक्ट कराया तो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। मतलब इसकी नेचर है दोनों एसिडिक से भी रिएक्ट करने की, बेस से भी रिएक्ट करने की। तो ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कुछ एक आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो चलिए कुछ नहीं, इतना कम से कम याद रखिएगा, ऑक्साइड किसका, कॉपर, जिंक, ये तीनों याद रहेगा, जिंक, लेड, टीन, कॉपर, जिंक, लेड, टीन, बेरिलियम और एल्युमिनियम। ये कम से कम इसको 1-2 बार लिख के इसको याद कीजिएगा, क्योंकि देखिए यही कहीं आपके NCERT में इस तरह से कहीं नहीं लिखा है तो, लेकिन पूछ देता है क्वेश्चन किसका किसका होता है, तो एक बार लिख के याद कीजिए। कॉपर है, जिंक है, लेड है, टीन है, बेरिलियम, एल्युमिनियम। इन सारे ऐसा नहीं कि सारे ऑक्साइड्स, जैसे आपको हम आगे बताएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में ही क्रोमियम का, ऐसा नहीं कि सारा ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा, इसलिए उसको क्रोमियम को हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। फिर वेनाडियम का भी ऑक्साइड है, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा एम्फोटेरिक हो जाता है, वहाँ पे वेरी करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। चलिए तो वो बाद की बात। तो अभी केवल हमने यहाँ पे जिक्र किया कर लिया जो भी एलिमेंट का, कॉपर है, जिंक है, लेड, टीन, बेरिलियम और एल्युमिनियम, ये कैसा होता है एम्फोटेरिक। अब जो जनरलाइज्ड हमने आपको बात बताई थी, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। अभी तक तो हमने इतना जिक्र किया, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है, केवल यही 4 है, एक और है बट आप लोग को उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, CO, NO, H2O और N2O। तो कैसे याद रहेगा, CO के जैसा NO, पानी तो आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो H2O के जैसा N2O, फिर से बोलो, CO के जैसा NO और H2O के जैसा N2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आए हम ओजोन में। यस, ओजोन, यही पढ़ना है। ओजोन सबसे पहले बात उठता है कि व्हाट इज़ दिस। तो ये आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इट इज़ नॉट ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये एलोट्रोप्स है, देखिए आइसोटोप नहीं है। आइसोटोप ऑक्सीजन का हमने आपको बताया था, O16 था, O17 था, O17 और O18, इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते, ये मास को बताता है। चलिए, तो ये उसका आइसोटोप नहीं, क्या है एलोट्रोप। एलोट्रोप मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये क्लियर रखिएगा। ये हमने एक जगह क्वेश्चन देखा ऑब्जेक्टिव में कि ओजोन क्या है, नीचे लिखा हुआ था ऑप्शन में, इट इज़ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन और ऑल ऑफ दी अबव। बड़ा बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, तो छोटा छोटा चीज़ है जिसको कि आप ध्यान रखिए। अब देखिए ये हमारे एटमॉस्फेयर में आखिर रहता कहाँ है, तो एक ओजोन लेयर है, कहाँ पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ सरफेस को, किससे, यूवी रेडिएशन से। आपको अगर अब कुछ याद नहीं है तो हम आपको कुछ एक चीज़ यहाँ पे अभी बताते हैं। देखिए सन से जो रे आती है, कुछ चीज़ हम आपको याद कराएं। सन से जो रे आती है उसका एक ट्रिक याद रखिएगा, 6 UV IMR। कहेंगे सर ये क्या है, ये टोटल स्पेक्ट्रम है जो सन से आता है। काइंडली सबसे एक रिक्वेस्ट है, इसको लिखिएगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे, लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है या लॉकडाउन के थोड़ा सा हमें रियायत मिलेगा तो बोर्ड वगैरह का थोड़ा सा मैं इंतज़ाम कर लूँ, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा बोर्ड पे भी, कम से कम सारा ट्रिक्स डील करूँगा आप लोग को बोर्ड पे, कुछ कुछ क्वेश्चन डील करूँ। देखिए C से है कॉस्मिक, दिस इज़ गामा, दिस इज़ एक्सरे, दिस इज़ अल्ट्रावायलेट, दिस इज़ विजिबल, दिस इज़ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इधर से इधर जा रहे हैं तो आपका लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा अगर बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, कॉस्मिक का, चूँकि यहाँ लैम्डा सबसे कम है, क्योंकि एनर्जी बराबर क्या होता है जी,
एच न्यू कहो या एच सी बाय लैम्डा को, तो ये लैम्डा सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा। पता नहीं कितना बार क्वेश्चन है कि मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल कौन होता है। तो पहले ये चीज़ जान लीजिए, हम सन से जो जितना भी रे आ रहा है उसका ट्रिक बोलिए। ऐसे ट्रिक को कैसे याद रखना है, फिर से बोलिएगा, उसको मिटाना नहीं था। 6 UV-IMR, देखो इसको 3 बार तोड़ के बोलो, 6 UV-IMR। एक और बोलो, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, 6 UV-IMR। इसी सन से जो आता है ये अल्ट्रावायलेट रीजन वाला, ये कैंसर काउजिंग होता है। ऐसा नहीं कि इसका सारा टाइप्स कैंसर काउजिंग होता है, बट इसमें से जो कुछ एक टाइप्स हैं वो कैंसर काउजिंग होते हैं। तो इसी से ये जब सन से आता है तो हमें प्रोटेक्शन देता है कौन, एक स्ट्रेटोस्फेयर में, हमारा एटमॉस्फेयर को 4 स्फेयर में बांटा गया है, 4 लेयर में बांटा गया है। वो एक स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होता है तकरीबन 25 किलोमीटर ऊपर, सी लेवल से 25 किलोमीटर ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन का लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में। वो इसको आने अर्थ सरफेस पे नहीं देता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण से अर्थ हमारा प्रोटेक्टेड है। चलो, तो वो भी चीज़ एक बार ट्रिक देख लो। देखो ट्रिक याद रखना है, ऐसे हिंदी में वर्ड है तस्मय, याद रहेगा तस्मय। कैसे याद रहेगा, इधर से इधर हम जा रहे हैं तो हाइट बढ़ रहा है, टी से बोलो ट्रोफोस्फेयर, एस से 100 यानी एस, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और ई आइनोस्फेयर, याद रहेगा। बोलो तस्मय, दिस इज द लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इस तरह हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रोफोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजोस्फेयर, उसके बाद आइनोस्फेयर। हमारा ओजोन लेयर किस में पाया गया है, स्ट्रेटोस्फेयर। लोग खूब गलती करते हैं, मार देते हैं ट्रोफोस्फेयर, नहीं, कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, वहाँ पे चूँकि इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है तो वहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे, पॉल्यूशन पढ़ना है वहाँ पे। क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो हमें प्रोटेक्ट करता है अर्थ सरफेस को। कहाँ से, तो सन से जो यूवी रेडिएशन आ रहे हैं। अब कहता है इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो देखो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो ओजोन का होता है, ओजोन के प्रिपरेशन में जैसे जो एटमॉस्फेयर में कंडीशन है, तो एटमॉस्फेयर में कंडीशन क्या होगा, ऊपर होगा लाइटनिंग होगी, तो वो जो लाइटनिंग होगी वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होगा। सेम वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, बट वो कैसा होना चाहिए, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है। तब कहता है मेरा क्या बनता है, O3 बनता है। O3 बनने का प्रोडक्शन रेट कितना होता है, 10%। इसकी इफिकेसी होती है। तो यही पता नहीं कितनी बार पूछा है कि कहाँ पे बनाते हैं, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू हम O3 का प्रोडक्शन करते हैं। कहाँ से, O2 से। देखो 3O2 से 2A3 बना, और ये रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक, प्लस है डेल्टा एच का वैल्यू, यानी ये इंडोथर्मिक, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। चूँकि देखो हीट दे रहे हैं, और अगर यहाँ पे नहीं कहता है बिल्कुल साइलेंट अगर नहीं रहा, मतलब किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस अगर वहाँ पे हुआ, तो होगा क्या कि O3 क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। ये हायर स्टेट में है तो अनस्टेबल होगा, ये टूट के क्या बना देगा, O2, क्योंकि ये जाना चाहेगा किस में, स्टेबल में। क्योंकि एनर्जी यहाँ हम दिए हैं तो इसको एनर्जी बढ़ चुका है, ये हमेशा आना चाहेगा लोअरेस्ट एनर्जी में। तो इसीलिए साइलेंट कंडीशन आखिर क्यों मेंटेन करते हैं, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन एट इट इज़ इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसा है मेरा, इंडोथर्मिक, यानी कि उसकी एनर्जी स्टेट क्या हुई थी, O3 की बढ़ी हुई थी। क्लियर है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हमने क्यों यूज़ किया, वही कंडीशन मेंटेन करना था जो कहाँ पे था, स्ट्रेटोस्फेयर पे। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज़, पहले कलर देखते हैं। इसका सॉलिड जो होता है वो ब्लैक या वायलेट कलर का, लिक्विड डार्क ब्लू और गैस पेल ब्लू। तो ये दोनों याद रखिएगा। लिक्विड जो होता है वो डार्क ब्लू, ये भी ब्लू है, गैस भी है, लेकिन ये पेल ब्लू है, मतलब स्काई इस कलर का आ जाता है गैसियस फॉर्म में। अब कहता है O3 मेरा एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि देखो O3 को ऐसे भी अगर आप छोड़ दो, यहाँ O2 होगा, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, ये O2 होगा। देखो ह्यूमन एरर होता है, ये हमें भी ये नोट्स बनाए हैं, चूँकि ये इस वक्त बहुत रात हो गया था, मैं भी ओके लिव इट। O3 कहता है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसको तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ दोगे तो क्या करेगा, O2 में टूट जाएगा, चूँकि ये तो अनस्टेबल था, और O2 में टूट गया तो क्या रिलीज़ करेगा, एक
एक ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा जो फ्री रेडिकल का फॉर्म में होगा, यानी इसी को कहते हैं नेसेंट, इसको या फिर एक दूसरा नाम है न्यू बोर्न ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये बड़ा रिएक्टिव होता है। तो ये जो न्यू बोर्न ऑक्सीजन यहाँ पे आपका बना है, ये क्या करेगा, जल्दी से जाके किसी से कंबाइन कर लेगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी ये दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करा सकता है, इसलिए ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कहता है, अभी अभी हमने आपको बताया था कि O3 अनस्टेबल था, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। कैसे, इसको देखो कैसे प्रूव किया गया। अभी अभी मैंने बताया था O3 का बनना जो था वो था इंडोथर्मिक। वो कैसा था, इंडोथर्मिक। तो O3 का टूटना कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा H का वैल्यू कैसा आ गया, निगेटिव। डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव है। अब यहाँ पे देखो कि इसका कितना मोल है, 2 मोल, और ये टूट के कितना मोल रहा है, 3 मोल। तो गैस में जब ये 2 मोल से 3 मोल बनेगा तो मोल बढ़ेगा, यानी इंट्रोपी बढ़ेगा, इसका डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस क्या होगा, बढ़ेगा। कम से ज़्यादा में जा रहा है तो मोल्स का डिसऑर्डरनेस क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल बनेगा तो उसकी डिसऑर्डरनेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ने से इंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एच निगेटिव हो चुकी, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। क्लियर है कंसेप्ट, फिर से सुनिए 1 मिनट। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच निगेटिव, मोल बढ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ा, तो इंट्रोपी बढ़ा तो डेल्टा एच पॉजिटिव। यहाँ देखिए डेल्टा एच का वैल्यू हमने पॉजिटिव रखा, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव रखा। अब ये देखो तो पॉजिटिव को निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव ही रहेगा, तो ये भी पूरा का पूरा टर्म निगेटिव रह गया, ये भी निगेटिव रहे। यानी किसी भी कंडीशन में अगर टेम्परेचर हम 0 केल्विन भी करते हैं तो डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव। और निगेटिव होता है तो रिएक्शन मेरा कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस किस डायरेक्शन में है, जब O3 से कहाँ जा रहा है, O2 में, यानी ये थर्मोडायनेमिकली कैसा है, अनस्टेबल है। ये अपने आप टूट जाएगा, इसको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप टूट टूट के क्या देता रहेगा, O2 देता रहेगा। तो ये क्लियर है कंसेप्ट, क्यों ऐसा हुआ पता नहीं, कहाँ क्या पूछ दे। आजकल मैकेनिक बेस्ड क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं छोटे छोटे, और जो NCERT लिख रखा है उसको तो आपको एनी हाउ याद रखना है। देखिए, जहाँ तक आप जानते होंगे कि ओजोन होल का कंसेप्ट है, तो ओजोन होल है क्या, देखो जो हमने आपको बताया स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसका एक थिकनेस होता है। देखो ओजोन होल का मतलब नहीं कि इसमें होल हो गया, इसकी थिकनेस क्या होती है ना, कहीं कहीं जाके एकदम बिल्कुल पतला हो गया। जैसे आपको पता होगा अंटार्कटिका रीजन में बहुत कहा जाता है ओजोन होल बहुत बड़ा सा बन गया है। एक्चुअली वहाँ पे जो लेयर है ना वो बहुत पतली लेयर बन गई है, एकदम पतला सा हो गया, जबकि ओजोन का जो थिकनेस होना चाहिए वो मेंटेन वहाँ पे नहीं है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, देखो होता क्या है, जितने भी जेट प्लेन्स होते हैं या फिर कोई भी आप जेट देखते हो, जो कोई भी प्लेन जो उड़ता है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये रिलीज़ करते हैं। उसमें जब कंबसन होता है तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन करता है O3 से। तो O3 से कंबाइन करेगा तो O3 आएगा कहाँ से, उसी ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर का धीरे धीरे ओजोन ख़त्म होगा तो क्या होगा, उसकी जो थिकनेस है वो घट जाएगी। तो एकदम ये इस रिएक्शन को याद रखिए, ये पॉल्यूशन का है। और ये सब आजकल जो ये सब अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये सब खूब पूछे जाते हैं। चलिए फिर से बोलिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मेरा कहाँ से आया, फ्रॉम जेट प्लेन। फॉर्मूला बोलिए NO, किससे कंबाइन किया, O3 से। क्या बन गया मेरा, NO2 एक ब्राउन गैस बना और ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर गया, क्योंकि ऐसे भी ओजोन टूट के कहाँ जाना चाहता था, O2 में, और एक ऑक्सीजन दे दिया इसको तो ये बन गया मेरा NO2। ये कैसा कलर है, ब्राउन गैस है। ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। तो ये शायद क्लियर हो गया कि जेट प्लेन से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, ओजोन से कंबाइन करके NO2 ब्राउन कलर में चला गया और ऑक्सीजन मेरा रिलीज हो गया। अब आइए क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ O3, ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर को भी प्रूव करता है। पहले 1 मिनट देखो, हमको पता करना क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा बताना है, इसकी अमाउंट कितनी है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ O2। किस कहीं भी अगर रखा हुआ है तो किसी में भी अगर प्रेजेंट है कितना O2 है, सॉरी कितना O3 है, वो मेरे को पता करना है। तो अमाउंट पता करने को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो उसको कैसे पता करते हैं, इसका एक ही रिएक्शन आपके NCERT में दे रखा है, हम इसका जो पूरा का पूरा लिख दे रखा है। ये टाइट्रेशन है, ये एक्चुअल में इडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जो अब आपके NCERT में नहीं पढ़ना है, बट इतना तो लिख रखा है। तो इतना लिख रखा है तो पता नहीं क्या आगे पूछ दे। चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि सबसे पहले Ki से रिएक्ट कराओ, किसको, पोटासियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओ इसके एक्वस सॉल्यूशन में,
O3 से रिएक्ट कराओ, जो भी मतलब सैंपल में O3 होगा उसमें आप पोटासियम आयोडाइड डालो और तब तक डालते रहो जब तक वहाँ पे आपको क्या हो कि जितना पोटासियम आयोडाइड है वो किस में डिकम्पोज हो जाए, उसका मतलब ब्लू कलर आ जाए। ब्लू कलर कब आएगा? जब वो आयोडीन में चला जाए। तो कितना आयोडीन वहाँ बना, आप एक्सेस डाल दो कि जितना आयोडीन बनना होगा बन जाएगा, पर सारा का सारा O3 क्या वो डिकम्पोज हो गया। तो यानी कितना आयोडीन बना ये तो हमें पता हो जाएगा कि आयोडीन कितना बना। अब उस आयोडीन को जो ऊपर में आपका बना है, इस आयोडीन को हम क्या करते हैं कि अब रिएक्ट कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट से। ये एक रिएजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम टेट्राथायोनेट में। अब ये मेरा सोडियम थायोसल्फेट कितना लगा, कितना ये कंज्यूम हो रहा है, इसके बेसिस पे पता करते हैं कि I2 कितना है। क्योंकि गौर से देखो इसके 2 मोल से ये कितना चाहिए, 1 मोल। तो I2 जब हमको पता चल गया कि कितना आयोडीन था, तो वही तो आयोडीन यहाँ बना था। और ये आयोडीन कैसे बना था कि जब हम यहाँ पे Ki को किससे रिएक्ट कराए थे, ओजोन से। तो गौर से देखो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से बन रहा था, तो इससे पता कर लेते हैं ओजोन मेरा कितना है। चलो इसको एक बार समराइज़ करते हैं, फिर से बोलिएगा। हमने O3 मान लो किसी सैंपल में है, किससे रिएक्ट कराया, पोटासियम आयोडाइड से। ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में। दिस इज़ द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ O3। कहोगे कैसे, चेक करो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यहाँ पे देखोगे कि ये आयोडीन जो है ये -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ये चूँकि एक ऑक्सीजन का लूज़ कर दिया तो खुद कहाँ चला गया, रिडक्शन। अब कहता है ये जो आयोडीन बना था ये कितना बना था, इसका एस्टिमेशन होता है कैसे, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ये चला जाता है सोडियम टेट्राथायोनेट में, और जो भी आयोडीन था वो कहाँ चला गया, Na में। तो कितना आयोडीन है यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि कितना मेरा रिएजेंट ये यूज़ हुआ, और उससे हम पता कर लेते हैं ओजोन कितना था वहाँ उस सैंपल में। दिस इज़ कॉल्ड अमाउंट पता करने का तरीका ओजोन का। दिस इज़ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ O3। आगे चल के अगर एडवांस लेवल में कभी आपको केमिस्ट्री अगर पढ़ना पड़ा तो इसे आप पढ़िएगा। दिस इज़ कॉल्ड इडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, तो सल्फ़र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आज मैंने बहुत सजेशन दिया है आप लोग को कि आप लोग को लिख लिख के याद करना है। और काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। मैं एक चीज़ देखा, कुछ दिन से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मेरे भी जितने स्टूडेंट हैं उन तक भी अभी तक ये वीडियोस नहीं पहुंची है। तो ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट अब सबके पास नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग्स आज के डेट में हो गया है। अगर आप इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हो, जब आप पढ़ सकते हो बाहर रह के, तो इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हो। और अभी चूँकि लॉकडाउन का कंडीशन है तो आप घर पे कुछ, आपको और तो कोई खर्च है नहीं, तो काइंडली कम से कम इतना तो कीजिए। देखिए, गार्जियन को आप तभी आप फेथ में ले सकते हैं जब आप सही काम कीजिएगा। तो सही काम दिखाइए। ऐसा नहीं कि इंटरनेट का तो नो डाउट लोग गलत यूज़ करते हैं, बट मत कीजिए। अब आप इतने समझदार हो कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए मैं एक वीडियोस बनाऊंगा ज़रूर, मोटिवेशनल वीडियोस। आज ही मैं सोच रहा था, बट देखते हैं कब मैं बनाता हूँ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम बच्चों तक ये फॉरवर्ड कीजिए और एकदम सब्सक्राइब कहिए कि सब लोग करें। मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए, चाहे वो किसी स्कूल के हों, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे। खासकर वो बच्चे जो लोग स्कूलिंग होते हैं, जैसे नवोदय के हैं, केंद्रीय विद्यालय के हैं, DAV के हैं। तो ये सब बड़ा बड़ा एक क्या कहो, एक एसोसिएशन है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के भी है, नॉन गवर्नमेंट भी है। बट मैं चाहता हूँ हर बच्चों तक पहुँचे। और चूँकि हिंदी में मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में हर चीज़ लिखा रहता है, तो ना तो हिंदी भाषी को दिक्कत होना चाहिए, ना तो इंग्लिश भाषी को दिक्कत होना चाहिए। बस है कि समझने में आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बेहतरीन समझाने का। चलिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।